Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to start our new chapter, class 9 science, chapter number 3, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि हमने पहले भी चैप्टर नंबर 4 पहले कर लिया था। उसमें आपने एटम के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब उसी की थोड़ी सी डिटेल इसमें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर: Dalton atomic theory, laws of chemical combination, atom, IUPAC and atomic symbol, atomic mass of elements, molecules, compound, atom, ion, valency and radicals, chemical formulas, mass percentage and mole concept. Now start. We come across different things around us like chair, table, etc. and all the things that around we have mass and weight. They are constituent matter. आप अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि चेयर, टेबल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मास है और जिसका क्या है, वेट है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैटर। क्या होती है, मैटर। और हमने इसको चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर जो कि स्पेस को ऑक्यूपाइज करता और जिसका मास होता है वो सब क्या होते हैं, मैटर। मतलब जगह को घेरता है और उसका मास होता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर इज मेडअप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मेटल जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, एटम। तो यहाँ पे आपको एटम समझ में आ गया कि एटम मैटर क्या है, जो स्पेस घेरता है और जिसका मास होता है। और एटम क्या है, जो मैटर है वो किस छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, वो क्या होता है, एटम। तो फर्स्ट इसके डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी क्या थी। डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन ने बताया कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और एटम जो है इनविजिबल है। डाल्टन ने कहा एटम जो है इनविजिबल है। एटम कैन नेदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय। एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक हो गया था, कमियां आ गई थी। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वेयर एज फॉलोज। क्या क्या ड्रॉबैक थे इनके, जो इन्होंने बोला कि जो मैटर है वो एटम से मिलके बना हो। एटम क्या है, जो है इंडिविजिबल है और हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये सबसे छोटा पार्टिकल्स है। पर आगे इनकी थ्योरी में ड्रॉबैक हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज इंडिविजिबल बट लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड दैट एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डाल्टन ने तो ये कहा था कि ये इंडिविजिबल है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया कि जो एटम है वो सब डिवाइडेड है, यानी कि एटम के भी पार्ट है। एक एटम, मान लो ये एटम है, ठीक है, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डाल्टन की थ्योरी थी वो कैंसिल हो गई। एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन somehow different of each other, so these drawback led to the failure of the Dalton theory of an atom। इस तरीके से डाल्टन का जो ड्रॉबैक था, डाल्टन की जो थ्योरी थी, इस ड्रॉबैक ने क्या कर दिया था, फेल कर दिया था। We also know that a lot of chemical reaction take place in our day to day life, like making of tea, ठीक है, churning milk to curd, making cheese from milk and lot more। all the chemical reaction taking place obey certain set of law। let us study these chemical reaction and the rule that they obey। हमें पता है हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है डे बाय डे। पूरी हमारी लाइफ में दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि चाय बनाते हो, चाय बनाने में क्या होता है, आप पानी डाला, वाटर डाला, उसमें चाय की पत्ती डाली, शुगर डाला,
ठीक है, और उसमें फिर उसको थोड़ी देर बॉईल करने के बाद उसमें मिल्क ऐड किया, तो वो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बन के आ जाता है, तो क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से जो दही का जमना है दूध से, क्या होता है, दूध को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मिल्क को थोड़ा सा वार्म करते हैं, और उसके बाद हल्का सा, उसके बाद तो 1 स्पून उसमें कर्ड डालते हैं, तो क्या नया सब्सटेंस बन जाता है, कर्ड बन जाता है। इसी तरीके से चीज़ जो बनता है मिल्क से, ये सारे क्या है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन और इसके रूल्स के बारे में कुछ। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सम सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू वन फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो रिएक्शन में भाग ले रहा है वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल में ध्यान से समझ में आएगा, मान लो हमने दो जो है लिए हैं मटेरियल, एक ए लिया है और एक बी लिया है, ठीक है, उन दोनों का आपस में रिएक्शन कराया तो सी बना और डी बना। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखा कि जो ए और बी है दोनों को रिएक्शन करके सी और डी बनाए, तो जो इस साइड है रिएक्शन के, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, मान लो हमने दूध से दही बनाया, तो थोड़ा सा दूध लिया और थोड़ा सा दही लिया, तो ये दोनों चीज़ें क्या बन गई, रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद जब हमने इनके रिएक्शंस कराई तो क्या बन गया, सी एंड डी। जो रिएक्शन के इस साइड है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट्स। तो इसी तरीके से हम फिर से ले लेते हैं, मिल्क प्लस कर्ड 1 स्पून गिव राइस, क्या बन गया, कर्ड। तो वो क्या हो गया, कर्ड जो है क्या हो गया, उसमें कर्ड है, उसमें प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन दिस ए एंड बी आर रिएक्टेंट एंड सी एंड डी आर द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ और देख लेते हैं, व्हेन ए मेक टी, हम टी ले रहे हैं, वी ऐड शुगर, टी, मिल्क एंड वाटर, ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं जो सारी चीज़ें, वो सारी क्या हो गई, रिएक्टेंट। एंड वी मिक्स देम एंड हीट द मिक्सचर, और उसको मिक्स करने के बाद हमने उसको हीट किया। ठीक है, तो द रिजल्ट इज दैट वी गेट अ न्यू सब्सटेंस दैट इज टी, और जो हमें नया सब्सटेंस मिला है वो क्या है, टी। एक तो ये केमिकल रिएक्शन भी हो गई, और दूसरा क्या है, जो हमने मटेरियल लिया था वो सारा रिएक्टेंट हो गया, और जो मटेरियल बना वो सारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज क्या हैं, देयर आर द सर्टेन सेट ऑफ लॉ that are obeyed by all chemical reaction. These law are given by the Lavoisier and the Joseph. ये जो थे इन्होंने हमें, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में जो केमिकल कॉम्बिनेशन की के लॉज दिए थे, इनके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे डिटेल में। तो इन्होंने सबसे पहला जो लॉ था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि ना तो हम जो मटेरियल होता है, मान तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी लिया है, ना तो हम मटेरियल को क्रिएट कर सकते, कोई भी रिएक्शन में ना तो हम किसी मटेरियल को क्रिएट कर सकते, ना ही उस क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही उसके मास को क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ देखते हैं, मैटर कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स निश्चित होता है, ये कभी भी जो है निश्चित होता है, कभी भी जो है इसको हम ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं किसी भी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हम चाय ही बनाते हैं, ठीक है, टी अगर बनाते हैं तो जितना हम सामान उसमें मटेरियल डालेंगे उतनी ही हमें चाय मिलेगी। ठीक है, अगर दूध से दही बनाते हैं तो भी यही होता है कि जितना हम मटेरियल लेते हैं उतना ही हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ हम देख लेते हैं कि जैसे कि 2H2, ये 2 जो है यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर समझ लो नीचे है। ठीक है, हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन, इसमें ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर एरो। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर आप देखो 2H2, यानी हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, यहाँ पर भी 2H2, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है।
ठीक है। इस तरीके से इसमें हम देख रहे हैं कि ना तो कोई मैटर बन रहा है और ना ही क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। जितना हम मटेरियल लेंगे उतना ही होगा। कुछ हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले ऊपर हमने ये देखा यहाँ से कि 2H2, ठीक है, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, यहाँ पर हमने मास नंबर लेना है। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है आपको सभी को पता है, 4, ठीक है। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है, 16.32, या हम 16 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4, यहाँ पर 2 2 कितना हो गया, 4 + 2, कैसे 2 2 4, ये हमने 4 यहाँ पर लिख दिया, देखो 2 यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर मास नंबर, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है हमारे पास, 4, ठीक है। मल्टीप्लाई इसमें हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, O2 गिव राइज 2H2O, मीन्स इन सब की मल्टीप्लाई आपस में। तो हम क्या देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों का मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन आप करोगे। एक और एग्जांपल सिंपल सी बता देती हूँ मैं, H2 + O2 गिव राइज 2H2O, ठीक है। अब इसका अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो हमने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन जो है इसका मास नंबर कितना होता है, इसका मास नंबर होता है 2, ठीक है। अगर 2 पूछा हुआ है तो 4 है, अगर एक हाइड्रोजन है यहाँ पर तो उसका मास नंबर कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन 2 नीचे लिखा हुआ है जो, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 16 2 32 + 2 2 4, 32 और 4 कितना हो गया, 36, ठीक है। मीन्स इसका जो है हमारे पास कितना आ गया, 36। अब हम 2H2O को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा कितना आ गया था, 36। अब 2H2O दूसरे साइड वाले को सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 4, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इसलिए 4 में भी क्या हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2, अगर आगे 2 लगा है इसका मतलब ये सारे कितने हैं, 2 है, मल्टीप्लाई 16, तो 16 2 32, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 2, ठीक है, और 2 2 4, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 36, ठीक है। इसको मैं और भी एग्जाम्पल के साथ आपको बाद में इसकी स्पेशल जो वीडियो बना के डालूंगी मैं, तो जिसमें आप मास नंबर इसको इक्वल करना सीख जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको और अलग से वीडियोस डालूंगी इसकी। दिस एग्जाम्पल शो दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बीच इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, ठीक है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है कि अगर हम इसको डिफाइन करें, अकॉर्डिंग टू इट द केमिकल सब्सटेंस सेम एलिमेंट, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो सेम एलिमेंट होते हैं, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय द मास एंड वॉल्यूम एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल इन्वॉल्व। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो कार्बन का जितना एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है, अगर 1 कार्बन है साथ में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं तब ये क्या बन जाता है, CO2। अगर हमने यहाँ पे 2 कार्बन्स को बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी भी प्रोपोर्शंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब कोई भी मॉलिक्यूल से उनके एलिमेंट्स की प्रोपोर्शन हमेशा क्या होती है, जो रेशो होती है उनकी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का है वो मैं आपको जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसकी अलग से मैं एक कॉन्सेप्ट की वीडियो बना के दूंगी, वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके।